नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज जो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बहुत शानदार टॉपिक है, सर्वश्रेष्ठ है, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती है। अरे दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती है। अरे जमाना वो समय है जो सब कुछ सिखा देता है। जमाना वो समय है जो सब कुछ सिखा देता है। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1320 ईस्वी से लगाकर 1414 ईस्वी तक। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ग्यासुद्दीन तुगलक वंश की जो संस्थापक थे, स्थापना करने वाले थे, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो ग्यासुद्दीन तुगलक थे। मैंने आपको बता दिया है ग्यासुद्दीन तुगलक कौन थे। ग्यासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश के क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के जो संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक है, इस ग्यासुद्दीन तुगलक का दौलताबाद के अंतर्गत, दौलताबाद जो दिल्ली से कुछ दूर स्थित एक शहर है, और इस शहर के अंतर्गत ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा जौना खा, कौन है इसका बेटा? जौना खा। और यही जौना खा क्या बनता है? ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। इसी जौना खा का जो राज सिंहासन है या राज्यारोहण, जौना खा का राज्यारोहण या राज्यारोहण होता है वो बलबन के लाल किले के अंतर्गत होता है। किसमें? बलबन के लाल किले के अंतर्गत। लाल किला है बलबन का, लाल किले के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ? जौना खा। दौलताबाद में ग्यासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसका बेटा राज सिंहासन पर बैठा जौना खा। जौना खा का जो राज्यारोहण है वो होता है बलबन के लाल किले के अंतर्गत। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक इस जौना खा का जो मूल नाम था, क्या था मूल नाम? जौना खा का मूल नाम था फखरुद्दीन मलिक। क्या नाम था? फखरुद्दीन मलिक। जौना खा का मूल नाम क्या था? फखरुद्दीन मलिक। ये उसका मूल नाम था। ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ये जौना खा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। तुगलक के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड रहता है 1325 से लगाकर, इसका जो टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का वो है 1325 ईस्वी से लगाकर 1351 ईस्वी तक वो दिल्ली के राज सिंहासन पर शासन करता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के राज सिंहासन पर अगर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ था। क्या था? सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। ये विद्वान था, ये विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा सुल्तान था, एक विवादित सुल्तान भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्रीय था, खगोल शास्त्रीय भी था। वो अच्छा गणित को जानने वाला था, गणितज्ञ भी था, विज्ञान कला में दक्ष था,
अच्छा साहित्यकार था, साहित्यकार भी था, ये अच्छा कवि भी था। इतना पढ़ा लिखा ये मोहम्मद बिन तुगलक होने के कारण भी वो अपनी उसके द्वारा कहीं ऐसी योजना चलाई जा रही है जाती है, फिर भी वो क्या हो जाता है, असफल होता है। लेकिन अगर हम कुछ इसके बाद के कुछ सुल्तान के बारे में अगर बात करें तो एक मुगल वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। ये अकबर बिल्कुल निरक्षर था। क्या था? निरक्षर, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी उसने संपूर्ण दिल्ली पर, संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित किया और उसके द्वारा जितनी भी योजना चलाई वो क्या हो गई? सफल हो गई। लेकिन ये इतना अनुभवी और विद्वान होने के बाद भी वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है अपनी योजना के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत में ये एक पहला शासक था जो सहिष्णु शासक था। कैसा था? सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होता है सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। दिल्ली सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के साथ समानता का व्यवहार किया और अपने दरबार के अंतर्गत उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। किसमें? उच्च पदों पर किसने? हिंदुओं को नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लुक खां की उपाधि से नवाजा गया। इसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये पहला शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। एक ग्रंथ है राजमुंद्री नामक एक ग्रंथ से, राजमुंद्री नामक एक ग्रंथ है जिससे उल्लेख मिलता है, मोहम्मद बिन राजमुंद्री नामक एक ग्रंथ से उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंद्री अभिलेख के अंतर्गत उसे दुनिया का खान कहा गया है। खानों का खान, दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंद्री अभिलेख के अंतर्गत। ये कई बार एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि राजमुंद्री अभिलेख के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है एडवर्ड। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाने का उल्लू खां की उपाधि दी गई। जो वो अच्छा खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था, विज्ञान को जानने वाला, साहित्यकार, कवि और न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र को जानने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे दुनिया के खान से भी नवाजा गया। आगे और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है एक इतिहासकार से, जो इतिहासकार है एडवर्ड। ये थॉमस एडवर्ड। ये थॉमस एडवर्ड नामक इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहता है। वो कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो धनवानों का राजकुमार था। धनवानों का राजकुमार आपका प्रश्न ये भी आता रहता है, जैसे कई बार कंपटीशन के एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत कि किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा? वो एडवर्ड नामक इतिहासकार ने कहा था। किस अभिलेख के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक को खानों का खान या दुनिया का खान कहा गया है? राजमुंद्री अभिलेख के अंतर्गत कहा गया है। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली की कुर्सी पर वो कब बैठता है? 1325 में मार्च महीने में 1325 ईस्वी मार्च महीने में वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। तो उसका जो प्रांत था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। उसका जो राज्य है वो 23 प्रांतों के अंतर्गत बटा हुआ था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करनी है तो
इतिहासकार कई इतिहासकार है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, जिससे हम मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में या उनके यात्रा वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो वो थे, पहला था बर्नी, क्या है, बर्नी। दूसरा इब्नु बतूता, इब्नु बतूता, ये इतिहासकार हैं, इनसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा है इसामी, क्या नाम है, इसामी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि दी थी मुकुटों का मणि, क्या कहा गया, मुकुटों का मोती कहा गया, मुकुटों का मोती से नवाजा गया था। किसने, इसामी ने उसे मुकुटों का मोती कहा था। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने कहा, इसामी ने। ये तीनों इतिहासकार थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। और इन्हीं इतिहासकारों से हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे मोहम्मद बिन तुगलक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो टाइम पीरियड है वो मार्च 1325 से 1351 ईस्वी तक है। अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इन इतिहासकारों से उनके, इस बर्नी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तारीख। ये अरबी और फारसी भाषा को जानने वाला विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक किस भाषा को जानता था, अरबी व फारसी भाषा का विद्वान था। किसका विद्वान था, अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। उसके समकालीन बर्नी ने एक ग्रंथ लिखा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। और दूसरा इब्नु बतूता, उसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्नु बतूता, उसके शासनकाल में मोरक्को, अफ्रीका मोरक्को से आया था। तो इस इब्नु बतूता की पुस्तक का नाम था रहला, क्या नाम था, रहला। इससे भी हम इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इब्नु बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वो इब्नु बतूता के शासनकाल में दिल्ली में आया था और इब्नु बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्नु बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर, इस इब्नु बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली के काजी के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया। आपका बहुत प्रश्न कई बार आता रहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। वो किया था इब्नु बतूता को। वो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। लेकिन कई समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और इब्नु बतूता को किसी बात को लेकर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक इब्नु बतूता को बनाता है बंदी, क्या बनाता है, और जेल के अंदर भी डालता है। लेकिन बाद में उसको सीन का राजदूत, भारत में सीन का राजदूत बनाकर भारत की ओर से इब्नु बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भेजा जाता है। इससे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने न तो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने न तो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसने, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसने धारण नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने अपने सिक्कों पर जिल्ले इलाही लिखाया था, जिल्ले इलाही लिखवाया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने एक उपाधि अमीर उल मोमिन की उपाधि भी धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर
उल मोमिन की उपाधि धारण की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जिले अपने सिक्कों पर जिले इलाई अंकित करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा विद्वान होने के बाद में भी जैसे ही वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, जिसके बाद में वह कई प्रकार की योजना भी चलाता है, लेकिन योजना इस मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता का कारण भी बनती है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि की अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी, उपाधियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियाँ। मोहम्मद बिन तुगलक की एक उपाधि थी मोहम्मद, एक मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी। दूसरी उपाधि थी खानों का खान। तीसरी उपाधि थी दुनिया का खान। चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक को खानों का खान, दुनिया का खान और राजबुंद्री अभिलेख में और उसको उपाधि से नवाजा गया धनवानों का राजकुमार। एक इसामी नामक इतिहासकार उससे एक उपाधि देता है मुकुटों का मोती भी कहा गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी उपाधि। ये कई बार परीक्षा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि, एक तो महमूद, दूसरा है खानों का खान, दुनिया का खान, धनवानों का राजकुमार, मुकुटों का मोती और तीसरा रक्त पिपासु भी उसे कहा गया है। रक्त पिपासु भी कहा गया। रक्त पिपासु से भी मोहम्मद बिन तुगलक को नवाजा गया। तीसरी अगर एक और उपाधि की बात कहें तो उसको मूर्ख विद्वान भी कहा जाता है। मूर्ख विद्वान भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। मूर्ख विद्वान भी कहा जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। महमूद, खानों का खान, दुनिया का खान, धनवानों का राजकुमार, दुनिया का खान, धनवानों का राजकुमार, मुकुटों का मोती, रक्त पिपासु, मूर्ख विद्वान से मोहम्मद बिन तुगलक को नवाजा गया जौना खां को। ये जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है और ये विद्वान होने पर भी अपनी योजना में असफल होता है। उनकी कौन कौन सी योजना है, योजना के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना चलाई, उनकी अगर पहली योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पहली योजना चलाई थी देवगिरी राजधानी, ये योजना चलाई थी 1327 के अंतर्गत। 1327 ईस्वी तो उसने एक योजना चलाई। अगर इस देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करनी है तो बर्नी के द्वारा रचित तारीख़ फिरोज शाही से मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बर्नी विराजमान है, ये बर्नी से इसके बारे में, योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उसकी राजधानी थी दिल्ली। वो दिल्ली से अपनी राजधानी एक गुजरात राज्य है, वहाँ पर गुजरात राज्य में एक क्षेत्र है जिसका नाम है देवगिरी में राजधानी परिवर्तन करता है और इस गुजरात राज्य उसको दौलताबाद के नाम से भी देवगिरी का नाम परिवर्तन करके इल्तुतमिश क्या रखता है, ये मोहम्मद बिन क्या रखता है, मोहम्मद बिन उसका नाम परिवर्तन करके दौलताबाद रखता है। उसने एक दिन सभी जनता से
संदेश भिजवाया कि आपको मेरे साथ दिल्ली से दौलताबाद चलना पड़ेगा और वहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित करें। कई लोग चुपके से मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध में खत भी लिखते थे, लेकिन खत में वो अपना नाम नहीं लिखते थे। अगर नाम लिख दिया तो उनके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दंडित किया जा सकता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक, इतने खत आते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद भी उसको नहीं पढ़ सकता। इन जनता को दंडित करने के लिए ये योजना उसने चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सभी जनता राजधानी दौलताबाद चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने से पहले वो जनता की सुविधा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक कहीं सराय का निर्माण करवाता है, कुएं खुदवाता है, पेड़ पौधे वहाँ लगवाता है। और ये सभी जनता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में दौलताबाद रवाना हो जाती हैं। और जब वो दौलताबाद पहुँच जाती हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने एक सैनिक टुकड़ियों से कहते हैं कि दिल्ली को एक बार पुनः निरीक्षण किया जाए, क्या पता कोई जनता वहाँ है तो नहीं। अगर कोई जनता छुप गई होगी तो उसको ढूंढ कर लाना है। जब उनकी सेना पुनः दिल्ली के अंदर निरीक्षण करती है तो दिल्ली पूरी तरह से वीरान हो गया था। अरे दिल्ली, बर्नी कहता है, दिल्ली ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक एक कुत्ता और बिल्ली भी वहाँ नहीं पाए गए। जब सेना ने निरीक्षण किया, वहाँ बर्नी कहता है 2 व्यक्ति पाए गए, एक अंधा व्यक्ति पाया गया और एक लंगड़ा व्यक्ति पाया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेना से कहा कि जो अंधे को उसी समय मार दिया गया और लंगड़े को घसीट कर वहाँ दौलताबाद लाया गया और दौलताबाद पहुँचते पहुँचते उसकी एक टांग ही बच गई थी, ऐसा बर्नी कहते हैं। और इसी योजना के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इस देवगिरी को राजधानी को पुनः दिल्ली लेकर आ जाते हैं। और यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक की हमेशा के लिए असफल हो जाती है। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। दूसरा, उसने नगरकोट का विद्रोह, एक कराजल विजय अभियान है, खुरासन विजय अभियान है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, दोबाओं में कर वर्दी है। ये सभी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की समाप्त हो यानी असफल हो जाती है। विद्वान होने के बाद भी उनकी सभी योजना असफल हो गई, जिसके कारण ये मूर्ख विद्वान यानी मूर्ख सुल्तान भी इसके कारण उसको कहा जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जो जितनी भी योजना है बहुत इम्पोर्टेंट वक्त रखता है। इस योजना के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के इस वीडियो के ऊपर मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और इतना कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।